हेलो ऑल, ये है मैथमेटिकल टूल्स का पार्ट 1 और ये है स्पेशली फॉर 11th क्लास स्टूडेंट्स के लिए जो बिल्कुल अभी स्टार्ट कर रहे हैं 11th अपना। और ये है नीट प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि देखिए जो जेई प्रिपेयरिंग होंगे उनके पास तो यार मैथ्स होगी पहले से, है ना। तो उनको इतनी दिक्कत नहीं आती है फिज़िक्स समझने में। लेकिन हाँ, जिसको मैथमेटिकल टूल की ज़रूरत है वो नीट वाले होते हैं, बिकॉज उनके पास देखिए मैथमेटिक्स नहीं होती। और टेंथ क्लास की मैथमेटिक्स में अगर आप 10 GPA लेके आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी फ़िज़िक्स 11th क्लास में बहुत अच्छी होने वाली है। ठीक है, तो ओवर कॉन्फिडेंट में ना रहें और इसलिए मैथमेटिकल टूल अच्छे से पढ़ें, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम हो सकती है फ़िज़िक्स में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ अलजेब्रा के बारे में बात करेंगे। इसके एक्चुअली काफ़ी 7 पार्ट्स होते हैं मैथमेटिकल टूल्स के, तो हम पहले अलजेब्रा की बात करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो पहले हमारे अलजेब्रा में मैं पार्ट बताता हूँ मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। उसमें होती है पावर नॉलेज, ये तो थोड़ी सी बच्चों वाली बातें हैं। उसके बाद कॉमन फार्मूलाज, इक्वेशन सॉल्विंग कैसे होती है, रेशनलाइजिंग और फिर बाइनोमियल थ्योरम। और हमारा मेथड ये रहेगा पढ़ाने का कि मैं आपको पहले पढ़ाऊँगा कॉन्सेप्ट और उसके बाद मैं उसकी एप्लीकेशन बताऊँगा कि फ़िज़िक्स में वो कैसे अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो कुछ भी ये मत समझिएगा कि मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ फ़िज़िक्स बोल के। देखिए मैथमेटिकल टूल में यही होता है यार, ठीक है ना। और जब तक मैथमेटिक्स समझ में नहीं आएगी फ़िज़िक्स नहीं आ सकती। ठीक है, सो मैथमेटिकल टूल फॉर फिज़िक्स में नीट और 11th क्लास के लिए मैंने ये बनाया है। और ये हमारा देखिए पूरा मोनोग्राफ है, पूरा मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा। इसमें देखिए अलजेब्रा, देन ग्राफिंग, ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथमिक फंक्शंस एंड लिमिट्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड देन यूनिट एंड मेजरमेंट्स एंड फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये सब मैं इसमें इंक्लूड करने वाला हूँ, जिससे आपकी फ़िज़िक्स स्टार्टिंग में बेसिक्स बहुत अच्छे हो जाएंगे आपके फ़िज़िक्स के। ठीक है ना, तो प्लीज़ आप पूरा कोर्स अटेंड करिएगा। अलजेब्रा में मैंने ऐसे करके अलजेब्रा को डिवाइड किया है 5 पार्ट्स में: पावर नॉलेज, कॉमन फार्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, बायनोमियल और रेशनलाइजिंग। ठीक है ना, तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं और हमारा पढ़ाने का तरीका ये मैंने बता ही दिया। कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, उसके बाद एप्लीकेशन बताएंगे। तो देखिए 5 पार्ट है अलजेब्रा के और मैं सोच रहा हूँ कि एक ही पार्ट में इसको ख़त्म कर दूँ अलजेब्रा को, तो प्लीज़ वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जितने कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं आप उसे पढ़ने के बाद वीडियो क्लोज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, बाद में कहीं आप दोबारा देख सकते हैं। सो पहले हम कॉमन फार्मूलाज की बात करते हैं, बट इसमें हमारा देखिए पावर का यूज़ हो रहा है ना। इसमें हमारा पावर्स का यूज़ होता है, तो इसलिए हम पहले पावर नॉलेज पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो बहुत इजी है, बेसिक होगी थोड़ी सी। अभी दिखाता हूँ आपको पावर नॉलेज। तो देखिए इसमें हमारे पास 2 वेरिएबल होंगे और फिर हम बताएंगे कि पावर्स कैसे ऑपरेट होती हैं। ठीक है, तो पावर नॉलेज में देखिए पहला रूल हमारा ये होता है कि पावर ऑपरेट्स ओनली व्हेन द बेस इज सेम। मतलब कोई पावर है, जैसे कि इसकी ए की पावर m है, n की a की पावर n भी है। ठीक है, तो देखिए एक होता है पावर और एक होता है बेस, तो इसको हम बोलते हैं बेस और ये होता है पावर। ठीक है ना, तो बेस जब तक सेम नहीं होगा जब तक पावर ऑपरेट नहीं होंगी। मतलब यहाँ पर a है दोनों में नीचे, मतलब बेस सेम है, तो यस पावर ऑपरेट हो सकती है। ऑपरेट होने से क्या मतलब है? प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई। ठीक है ना, बट ऑपरेट में मेनली इन्हीं प्लस माइनस का ही ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है ना, और जब मल्टीप्लाई होगा तो फिर यार वो तो एक ही चीज़ के ऊपर पावर ऑपरेट हो रही होगी। ठीक है, सो जब हम बात कर रहे हैं ऑपरेट की तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जब बेस सेम था तो जब पावर्स में क्या होता है, जब दोनों मल्टीप्लाई में होते हैं ना, दोनों बेसिस और दोनों बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, जैसे कि a⁻2 एंड a⁻6। तो जब ऐसा होता है तो क्या होता है, a⁻2 + 6 हो जाता है। ठीक है, एडिशन ऑफ पावर टेक्स प्लेस, मतलब यहाँ पे एडिशन हो जाएगा पावर्स का। अब मान लीजिए इनमें से एक पावर नेगेटिव होती और एक पावर पॉजिटिव होती, तो क्या हो जाता, सीधा सीधा हो जाता, प्लस तो होना ही है यार, है ना। बस एक नेगेटिव है तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर माइनस आना जाएगा, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। a⁻m+n एंड a⁻m-m। ठीक है, तो ये तो हो गई पहली बात कि जब बेस सेम होते हैं पावर तभी ऑपरेट हो पाती है। ठीक है, दूसरी बात देखते हैं। उससे पहले देखिए इसका एक थोड़ा सा छोटा सा एप्लीकेशन है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई फोर्स है ना, और एक एक्सेलरेशन है, और हमारे पास फोर्स है और ये एक्सेलरेशन है। ठीक है, st=½ एक पूरी हमारी इक्वेशन है। तो भाई ये वाली बात हम नहीं कर सकते, मतलब आप समझ रहे हैं बात को कि f² × a³ लिखा है इधर, तो क्या आप इन दोनों को ऑपरेट कर सकते हो? नहीं, क्योंकि बेस सेम नहीं है। यहाँ पे f है,
और यहाँ पे ए है, दोनों अलग अलग वेरिएबल है। इस वजह से हम इसको आपस में ऑपरेट नहीं कर सकते। ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। मैंने फिर भी इसको इंक्लूड किया है क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो दिक्कत दे जाते हैं यार, ठीक है ना, और मेरे ही जानने में बहुत हैं, तो इस वजह से मैं ऐसे इसको बहुत बेसिक में बता रहा हूँ। फिज़िक्स हेट नहीं होगी, बस आप प्लीज़ मैथमेटिकल टूल पे ज़रा ध्यान दीजिएगा स्टार्टिंग में। यहाँ पर जब तक हमारे पास ए नहीं होगा हम इसको ऑपरेट नहीं कर सकते। तो मान लीजिए मेरे पास F = ma होता है और मान लीजिए मास 1 kg है, ठीक है ना, तो मेरे पास F = a हो जाएगा। और जब F = a हो जाएगा तो मैं यहाँ पे F की जगह a लिख सकता हूँ और a² × a³। अब मैं ऑपरेट कर सकता हूँ इन दोनों को आपस में, बिकॉज इन दोनों के बेस सेम है, दोनों में a है, ठीक है ना। तो 3 + 2 हो जाएगी पावर a की पावर 5 हो जाएगी और ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है ना। तो इसको हमने ऐसे सॉल्व करने के लिए बताया कि कैसे होता है, बेस सेम होंगे पावर तभी ऐड होगी, पहली बात, ठीक है। दूसरा रूल ये कहता है हमसे चेंज ऑफ साइन अकर्स व्हेन डिनोमिनेटर गोज अप। मतलब जब डिनोमिनेटर हमारा, जैसे कि अब a की पावर m लिखा है, a की पावर n लिखा है, तो a की पावर n डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर जब ऊपर जाता है तो साइन चेंज हो जाता है। और इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है, ठीक है। वाइस वर्सा का मतलब तो पता होगा आपको शायद, मतलब कि इसका उल्टा भी ट्रू होगा, ठीक है। जैसे कि अगर ये ऊपर लिखा है माइनस तो ये नीचे जाने के बाद भी पॉजिटिव होगा, मतलब ये भी बात सही हुई ना। जब ये ऊपर गया तो ये नेगेटिव हो गया और a - m में ऑपरेट हो गया, बहुत ईजी बात है। ऐसे ही मान लीजिए अगर नीचे माइनस होता तो ये ऊपर जाने के बाद प्लस हो जाता और a + m में ऑपरेट हो जाता, बहुत ईजी है, ठीक है। इसका एप्लीकेशन देखिए, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दिखाया है, ये देखिए, ये इसका एप्लीकेशन मान लीजिए जैसे a एक्सेलरेशन, s डिस्टेंस, t टाइम +2 = 0 दे रखा था, ठीक है। और मैंने कुछ सॉल्व करके क्वेश्चन में कुछ सॉल्व किया मैंने, है ना, और मेरे को ये मिल जाता है कि s = 1/a² t है, ठीक है ना, s = 1/a² t है, ठीक है। तो मैं इसको कैसे करूँगा, मैंने अब क्या किया, इस इक्वेशन में s की जगह ये पुट कर दिया पूरा, ठीक है। तो ये मैंने पूरा पुट कर दिया है। अब s मेरे पास नहीं है, मेरे पास a² t, a और t है। अब इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो मैं देखूँगा ये पूरी चीज़ जब ऊपर उठ के आएगी, डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में आएगी, तो साइन चेंजेस हो जाएंगे पावर के, ठीक है। पावर देखिए 2 था, -2 हो गया, t की पावर 1 था, सो -1 हो गया। उसके बाद जब 1 और -1 देखिए, t की पावर -1 और t की पावर 1 में जब ऑपरेशन होंगे, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऑपरेट हो जाएगी, मतलब -1 + 1 हो जाएगा, है ना, जिससे हमें 0 मिलता है। और किसी भी चीज़ की पावर 0 1 होती है, ठीक है ना। तो मैंने देखिए यहाँ पे ऐसे ही सॉल्व किया है ये, और साथ ही साथ a की पावर 1 है, a की पावर -2 है, तो मतलब a की पावर -2 + 1 हो जाएगी, जो मतलब a की पावर -1 हो जाएगी, ठीक है ना। सॉल्व करने के बाद सिंपल मैथमेटिक्स लगी है, कोई इसमें बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे t की पावर 1 - 1 जो कि 0 हो जाएगा, और किसी भी चीज़ की पावर 0 1 हो जाता है, 1 हो गया। यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई होगा a इनवर्स से, मतलब a की पावर -1 से, और उसके बाद हम इसको -1 लिख सकते हैं। इसको नीचे जब मैं डिनोमिनेटर में लेके आऊँगा तो ये पॉजिटिव भी हो जाएगा, ये भी मेरे को पता है ना। ये वाइस वर्स वाली बात थी जो हमने बताई थी पावर वाली सेकंड लॉ में। और उसके बाद हमने इसको थोड़ा सॉल्व किया है और हमारे पास a = -1/2 मिल गया है, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब थर्ड पावर की बात क्या करते हैं हम, थर्ड पावर की बात ये कर लेते हैं, अंडर-रूट, मीनिंग ऑफ अंडर-रूट। देखिए मीनिंग ऑफ अंडर-रूट तो बहुतों को नहीं पता होता, ठीक है, तो प्लीज़ ये ध्यान से सुन लीजिएगा। अंडर-रूट जब यहाँ पर कुछ नहीं लिखा होता, मतलब सीधा सीधा लिखा है अंडर-रूट ऑफ a। अंडर-रूट ऑफ a का क्या मतलब होगा, मतलब ये होगा कि a की पावर 1/2 है, पर ये तभी होगा जब यहाँ पर आगे कुछ नहीं लिखा। मैं दिखाता हूँ कहाँ पर, यहाँ ये जो गोला बना रखा है मैंने, इधर जब कोई नंबर नहीं है तब इसका मतलब होता है a की पावर 1/2 होगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे कोई लिखा हुआ है, कोई भी वेरिएबल या कोई भी कांस्टेंट लिखा हुआ है 3 4 समथिंग, तो पावर वैसी ही कंटिन्यू करके रहेगी 1/3 1/4। जब कुछ नहीं लिखा बस तभी आएगा यहाँ पे 1/2, ठीक है। ऐसे ही n भी हो सकती है, मैंने नेचुरल नंबर के लिए ले लिया जनरलाइज रिजल्ट हर बार की तरह, तो ये हमारी 1/n हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी शायद। ये देखिए इसका एक एप्लीकेशन के तौर पे मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है जिसमें लिखा है 27 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट, ठीक है ना, क्यूब_√u = α+a। अल्फ़ा यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन है यार, ये एक्सेलरेशन होता है घूमती हुई चीज़ों का, ठीक है ना। वो किस एक्सेलरेशन से सर्कुलर मोशन या कोई सा भी मोशन कर रही है
है ना, उनके लिए होता है, रोटेशन के लिए होता है। और एक्सेलरेशन एक होता है लीनियर जो कि ए से डिनोट होता है, ठीक है ना, जो सीधे सीधे चलती हुई चीज़ में एक्सेलरेशन होता है। सो और यू हमारा है इनिशियल वेलोसिटी। तो ऐसा एक हम पे रिलेशन है, ठीक है ना, उसको हम सॉल्व करके देखते हैं थोड़ा। तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास रिलेशन था और हमने इसको थोड़ा सॉल्व किया। 27 को हम इधर की साइड ले आए RHS में। तो यहाँ पर आप समझ ही गए होंगे कि देखिए जब यहाँ पे क्यूब लिखा हुआ है, यहाँ पर अंडर रूट लिखा है और उसके आगे 3 लिखा है, इट मीन जो भी चीज़ होगी वो पावर हो जाएगी 1/3। 1/3 पावर हो गई है। उसके बाद ये जो 1/3 पावर है ये 3 में कन्वर्ट हो जाएगा जब वो राइट हैंड साइड जाएगा तो हर चीज़ पर 3 पावर आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप अल्फ़ा प्लस ए में a प्लस बी का होल क्यूब नाम का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है ना। और ये है नॉर्मली, इसको तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 बार, 27 को 27 करके। सो ये आ गया हमारा नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल बहुत छोटा है कि पावर की जब पावर होती है तब क्या होता है। देखिए ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए एक क्वेश्चन है छोटा सा बहुत जिसमें v² की पावर क्यूब लिखा था। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ये गलती कर देते हैं 2 का क्यूब लिखते हैं। यहाँ पर 2 का क्यूब लिखेंगे और 8 हो जाएगा और v ऐसे रह जाएगा, जबकि ये गलत हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 होगा, ना कि 2 का क्यूब होगा। 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 विल बी 6। तो इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि जब किसी भी चीज़ की पावर का पावर होता है तो वो दोनों पावर से ऐड हो जाती हैं। ऐसा ही मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर लिख कर दिखाऊँ आपको a की पावर m की पावर n की पावर z होता तो हम इसको कैसे लिखते, a की पावर m इंटू n इंटू z ऐसे लिखते, ना कि पहले हम इन दोनों के पावर को सॉल्व करते देन जो बनता उसके बाद उससे सॉल्व करते हैं हमसे, ठीक है ना। तो यहाँ पर गलती हो जाती है, बस इसको सुधारने के लिए मैंने ये पॉइंट लिखा था। उसके बाद बस ये छोटी सी बात और हमें याद रखने लिए चाहिए, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज़ की पावर 0 1, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। और किसी भी चीज़ की पावर इन्फिनिटी होता है, ठीक है। किसी भी चीज़ की पावर इन्फिनिटी होता है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं एक्सप्लेनेशन समझा देता हूँ एग्जांपल से, कैसे हम बता सकते हैं कि इन्फिनिटी होता है। मान लीजिए a² लिखा है मतलब a 2 बार मल्टीप्लाई होगा, a³ लिखा है मतलब a 3 बार मल्टीप्लाई होगा, an लिखा है मतलब a n बार मल्टीप्लाई होगा, a इनफाइनाइट लिखा है मतलब ये इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब कोई चीज़ इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई होगी तो वो इन्फिनिटी तो कहलाएगी यार। इन्फिनिटी मतलब एवरीथिंग, ठीक है ना। और उसके बाद एक पॉइंट और, ये पॉइंट जो बोलता है किसी भी चीज़ की पावर -∞ विल बी 0। किसी भी चीज़ की पावर -∞ विल बी 0। हाउ? एक्चुअली मैंने अभी बताया आपको पावर में कि जब कोई चीज़ ऊपर लिखी है और अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में चाहता हूँ मतलब 1/, यही चीज़ लिखूँगा तो ये पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है ना। और अभी हमने लिखा है यहाँ पर ये, तो हमने इसको ऐसे करके लिख लिया प्लस में, ठीक है ना। जो हमने इसको 1/a टू द पावर इन्फिनिटी लिखा है, अभी अभी हमने प्रूफ किया कि ये क्या होगा 1/∞ के बराबर होगा, क्योंकि a की पावर इन्फिनिटी क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया, है ना। तो इट मीन्स ये है कि 1/∞ 0 होता है। समझे आप बात? इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये 1/∞ 0 क्यों है, बिकॉज इसको ऐसे समझिए आप कि जैसे इन्फिनिटी अगर सब कुछ है, ठीक है, तो ये क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी का उल्टा। तो सब कुछ का उल्टा मीन्स कुछ नहीं, जो कि 0 होता है, ठीक है ना। इसको ऐसे थियोरेटिकली से समझ लीजिए आप तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बात आती है कि ये पॉइंट कहाँ पे यूज़ होता है कि भाई मतलब 1/∞ जो होता है वो 0 होता है। ये कहाँ यूज़ होता है, ये यहाँ यूज़ होता है एप्लीकेशन में, जब हम ग्राफ बनाते हैं, जब हम किसी भी चीज़ के वी टी कर्व बनाएंगे मतलब वेलोसिटी टाइम कर्व बनाएंगे, तो आपको थोड़ा समझ में आएगा कि अच्छा ये ऐसे हुआ है। क्योंकि देखिए इसमें हाइपरबोलास बहुत बनते हैं, मतलब कोई भी चीज़ अगर इन्वर्स है ना, कि टेम्परेचर जो होता है वो हीट के इन्वर्स, मतलब कुछ भी चीज़, टेम्परेचर कोल्डनेस के इन्वर्स होता है 1/c करके ऐसे। तो उसमें जब भी ऐसा आएगा v = 1/t ऐसा करके, जिसमें मैंने वेलोसिटी और टाइम के बीच में ले रखा है एग्जांपल के तौर पे, तो ये हाइपरबोला बनता है। और हाइपरबोला हमेशा ऐसे बनते हैं। और ये ऐसे क्यों बनते हैं, ये ऐसे इसलिए बनते हैं क्योंकि सपोज़ अगर मैं t की वैल्यू इन्फिनिटी रखता हूँ, t की वैल्यू मतलब टाइम, ये टाइम अगर इन्फिनिटी है, सो वेलोसिटी
देखिए क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 1/t है ना, 1/t मतलब 1/∞ विल बी ज़ीरो। सो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो इस हिसाब से हम इसको सबको प्रूव कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे क्यों लिए हैं ऐसे, ठीक है ना। तो ऐसे ही वाइस वर्सा हम वेलोसिटी के लिए भी ले सकते हैं कि वेलोसिटी अगर इन्फिनिटी होगी तो टाइम ज़ीरो होगा। देखिए इस कर्व का कोई तुक नहीं है। अगर आप सोचो कि भाई कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जो इन्फाइनाइट टाइम पे ज़ीरो वेलोसिटी से चल रहा है, तो प्लीज़ उसके बारे में मत सोचिएगा, ठीक है ना। ये सब बस एक थियोरेटिकल है जिससे कि आप समझ पाएँ कि इन्फिनिटी और ज़ीरो में कैसे रिलेशन है। 1/∞ ज़ीरो ऐसा होता है तो उसको एप्लीकेशन कहाँ पे है, बस इसलिए समझाने के लिए लगाया मैंने, कोई ऐसे खास बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब मेन चीज़ पर आ जाते हैं। अब एक हमने कॉमन फार्मूलाज की बात करी थी, तो अब वो देख लेते हैं पहले। तो देखिए कॉमन फार्मूलाज में तो एक बहुत बढ़िया चीज़ बताने वाला हूँ मैं आपको कि भैया फार्मूलाज होते ही नहीं है ज़्यादा, सिर्फ एक फार्मूला होता है जो होता है a+b²। बस आपको ये याद रखना है, a² + b² + 2ab। बाकी तो मैं याद करने बोलूँगा ही नहीं। क्यों नहीं बोलूँगा, देखिए इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि मान लीजिए अगर मैं a-b² निकालता हूँ तो इसका मतलब ये है ये a+b का ही होल स्क्वायर लिखा है, बस अब की बार जो b है वो नेगेटिव है, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, a² + -b² + 2a - b, सब कुछ वही लिखा है ना। -b का होल स्क्वायर क्या होगा, -1 का होल स्क्वायर इंटू b²। -1 का होल स्क्वायर क्या होगा, मतलब -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस, तो ये +1 हो जाता है ना। ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं यार, बच्चों वाली चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद -2ab, कैसे, -b की वजह से, प्लस माइनस माइनस, तो -2ab हो गया। और देखिए a² + b² - 2ab, यही तो चाहिए था। हर बार ऐसा ही होता है, ठीक है। अब हम 3 वेरिएबल में करके देखते हैं, बहुत ईजी है ये, सब में बस एक ही फॉर्मूला लगना है, ठीक है। जैसे कि a+b का होल स्क्वायर था, तो इनमें से किसी भी एक टर्म को हम a बोल लेते हैं, मतलब कैपिटल A बोल लेते हैं, जैसे कि a+b को, तो मतलब ये एक टर्म हो गई और c हमारी एक दूसरी टर्म हो गई, ठीक है। तो ये अब हमारा a+b जो होगा वो a की तरह यूज़ होगा और c जो होगा वो b की तरह यूज़ होगा, ठीक है। समझ रहे होंगे आप ऊपर वाला फॉर्मूला देख के। सो a² + b² + 2ab लिख दिया। अब उसके बाद हम पे ये भी तो है सॉल्व करने के लिए, तो इसको भी सॉल्व किया, a² + b² + 2ab। बस अब पूरे को सॉल्व किया थोड़ा सा तो हमको आंसर मिल जाना है पक्का, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये समझ के चलना है कि यार फॉर्मूला ज़्यादा नहीं है, वही सब फॉर्मूला है। अब जैसे मान लीजिए a+b का क्यूब की ही बात कर लेते हैं। क्यूब की बात करेंगे तो हम इसको 2+1 भी लिख सकते हैं पावर में। 2+1 लिखेंगे तो पावर के हिसाब से बेस सेम होता है, पावर ऐड तभी हो जाती है ना। तो मान लीजिए a³ को हम क्या लिख सकते हैं, a2 × a लिख सकते हैं, है ना। ऐसे ही हमने यहाँ पे किया, a+b का होल क्यूब था तो इसको हमने 2+1 लिखा था, 2+1 मल्टीप्लाई मतलब 2 × 1 वाली पावर वाला a+b, ठीक है। सो a+b का होल स्क्वायर आप इधर खोल लेंगे, उसके बाद a+b ऐसे होगा। अब क्या करना है, बहुत छोटी सी चीज़, a को सबके साथ मल्टीप्लाई कराना है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, एंड सिमिलर b को भी सबके साथ मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है, और सॉल्व कर लेना है। और आंसर नहीं मिला तो बात है, आंसर हर किसी में मिलेगा, ठीक है। वही फॉर्मूलाज होते हैं। ऐसे ही मैंने a+b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर सॉल्व करवाई है, जो कि 4ab के बराबर होता है। देखिए a+b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 4ab मिल गया, ठीक है ना। बात याद रखने वाली ये है कि हमें ये पता होना चाहिए a+b, a - b, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, देन अगेन b की भी इससे मल्टीप्लाई और b की भी इससे मल्टीप्लाई, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। और देखिए ये कट जाएगा हमारे पास, -ab कट जाना है, और a² - b² हम पे बचेगा, ठीक है ना। तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, जस्ट a+b का होल स्क्वायर ही एक मात्र फॉर्मूला होता है जिससे आप कोई सा भी फॉर्मूला प्रूव कर सकते हो, बस निकालने की चाहत होनी चाहिए, ठीक है। सो एक ही फॉर्मूला याद करना, ठीक है, आगे से a+b का होल स्क्वायर, बस। तो अब इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। आप इस इक्वेशन से फैमिलियर होंगे पहले भी, ये तो न्यूटन की इक्वेशन है जो 9th क्लास और 10th क्लास में ही पढ़ी होगी। v² = u² + 2as, जिसमें s डिस्टेंस होता है, a एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी v। सो इसमें पता है जेईई मेंस में कैसे आते हैं ये छोटी छोटी चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें जेईई मेंस में ऐसे लिख के आती हैं, ऐसे। अब बंदा यहीं कन्फ्यूज़ हो जाता है, जबकि ये कुछ भी नहीं लिखा है। अगर हम इसको v² - u² = 2as को a² - b² का फॉर्मूला खोलें, जो कि a+b, a - b होता है, अभी हमने देखा ऊपर, है ना। सो इसमें से v + u ऐसे ही रह गया है, 2as इधर चला गया है। उसके बाद क्या हुआ है, कुछ भी नहीं, बस u उठा के इस साइड ले लिया हमने, तो बस यही ये फॉर्म है।
तो यार कंफ्यूज नहीं होना है, सब कुछ वही लिखा है, ठीक है। और अब एक थोड़ी छोटी सी एप्लीकेशन देख लीजिए, जिसमें क्या होता है कि गिवन इक्वेशन हमारे पास है a क्यूब t प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 और a एक्सेलरेशन दे रखा है s प्लस 1। सो a s प्लस 1 जो दे रखा है उसको मैं इसमें डाल सकता हूँ, डाल दिया, s प्लस 1 क्यूब इंटू 3 प्लस t हो गया। और अब देखिए, अब आप s प्लस 1 का होल क्यूब का फॉर्मूला या तो ड्राइव कर सकते हैं या तो फिर डायरेक्ट लगा सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है। इसको सॉल्व करना मत बैठिएगा क्योंकि थोड़ा सा अनडिफाइंड आंसर आने वाला है जहाँ तक मुझे मालूम है, ठीक है। तो इसको सॉल्व मत करिएगा, आगे बढ़ते हैं। पावर नॉलेज के बारे में मैंने बता दिया, अब बारी है इक्वेशन सॉल्विंग की, ठीक है। तो देखिए, लीनियर इक्वेशंस की अगर जब हम बात करते हैं तो हमें ये पता रहता है कि भाई लीनियर इक्वेशंस मतलब पहली की जो इक्वेशंस होती हैं वो लीनियर इक्वेशंस होती हैं, जो 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल में कैसे भी वेरिएबल में हो सकती है, ठीक है ना। सो देखिए, 1 वेरिएबल में जब गिवन होती है तो वो ऐसी गिवन होती है, v इज इक्वल्स टू 0, v इज इक्वल्स टू -2, a इज इक्वल्स टू -23। a माइनस कब होता है? रिटार्डेशन में, ठीक है ना। रिटार्डेशन का मतलब जब कोई चीज़ घसीटती हुई आगे जाती है तो उसका एक्सेलरेशन कम होता रहता है, तो उसी एक्सेलरेशन की वजह से हम नेगेटिव साइन आगे लगाते हैं, ठीक है। तो रिटार्डेशन में एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, ये बाद में पढ़ेंगे। खैर, अभी हम वेरिएबल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वेरिएबल ऐसे लिखा जाता है 1 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशंस को, ठीक है। और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की फॉर्म होती है ax प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, जनरल फॉर्म। और यहाँ पे जो वेरिएबल होता है, यहाँ पे जैसे x है तो उसकी हाईएस्ट पावर हमेशा 1 होती है, कब? लीनियर इक्वेशंस में, ठीक है। इसको लिखने का एक और तरीका होता है, v इज इक्वल्स टू टी, v इज इक्वल्स टू 1 प्लस टी प्लस 2, ऐसे करके अल्फा इज इक्वल्स टू 2πr। तो ये सब चीज़ें लीनियर इक्वेशंस ही होती हैं, ठीक है ना। बात आती है अब इसके लीनियर इक्वेशन का हमेशा एक ही सॉल्यूशन होता है, ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 1 होती है। बट जैसे ही पावर बढ़ जाएगी, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर होती है 2 हाईएस्ट पावर, मतलब ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में ये टूट जाता है। और इसके हमेशा हाईएस्ट पावर जितने ही सॉल्यूशन होते हैं, जो कि 2 होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद एक इसका जनरल हमारा पास ऐसा कुछ आ सकता है, एग्जांपल के तौर पे 2v² प्लस 3v प्लस a इज इक्वल्स टू 0। इसमें वेलोसिटी a कांस्टेंट है, और देखिए हमेशा एक ही वेरिएबल में बात करिएगा, जैसे कि यहाँ पर। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? देखिए, लीनियर इक्वेशन तो पहले ही सॉल्व दी गई होती है हमें, v इज इक्वल्स टू 0, t इज इक्वल्स टू 2, ऐसे ही गिवन होगा। बट जब लीनियर होती हैं 2 वेरिएबल्स में तब ऐसे होती है, और इनको सॉल्व करने का एक बहुत सिंपल तरीका होता है। जैसे आपको दिख रहा होगा, एक इक्वेशन है जिसमें 2 वेरिएबल हैं, ये भी एक इक्वेशन है जिसमें 2 वेरिएबल है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका है, एक वेरिएबल पकड़ो, वैल्यूज़ पुट करो, 0 1 2 -1 -2 जो मन करे, है ना। और टी की वैल्यू मतलब दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लो। जैसे कि यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, v इज इक्वल्स टू टी प्लस 2 लिखा हुआ था, है ना। t प्लस 2 लिखा हुआ है, तो मैं जब इसकी वैल्यू 0 रखता हूँ, v की वैल्यू, तो t की वैल्यू क्या आती है मेरे पास, वो गिवन है, ठीक है ना। तो बस हमको ऐसे ही करके सॉल्व करना है। और यहाँ पर कोशिश करिएगा ज़रा, t इज इक्वल्स टू v प्लस 2 लिखा है, ठीक है, अदरवाइज़ ग्राफ गलत हो जाएगा। सो आगे देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक बहुत ईजी तरीका होता है। यहाँ पे a, b और c कांस्टेंट है, ठीक है, ये जनरलाइज फॉर्म है, तो और x सिर्फ एक मात्र वेरिएबल है। सो यहाँ पे हम श्रीधराचार्य मेथड लगाते हैं, या हम इसको डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला भी बोलते हैं, ठीक है ना। जिसमें हम क्या करते हैं, x इज इक्वल्स टू -b मतलब कॉफिशिएंट ऑफ x, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने का ये तरीका होता है, और हम यहाँ पे बस वैल्यूज़ पुट कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। कमाल की बात ये है कि इसके 2 आंसर आते हैं ना। तो देखिए, तो इसके सॉल्यूशन की बात करने से पहले हम बस ये एक बार ये देख लेते हैं कि ये जो हम अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल रहे हैं, इसका अंडर रूट देख के तो आप ये समझ गए होंगे कि यार जो भी चीज़ आनी है पॉजिटिव आएगी, है ना, जो भी चीज़ आनी है पॉजिटिव आएगी। तो मगर यार अंदर मतलब अंडर रूट के अंदर तो कुछ भी पॉजिटिव हो सकता है, कुछ भी नेगेटिव हो सकता है, ये तो कोई ज़रूरी नहीं है ना। सो अगर अंदर अंडर रूट के पॉजिटिव वैल्यू होती है तो ये तो रियल रूट्स होते हैं, है ना। और अगर नेगेटिव वैल्यू होती है तो ये कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं। तो देखिए, फिज़िक्स में कोशिश करिएगा कि कभी भी आपको ऐसा कॉम्प्लेक्स रूट ना मिले। बहुत कमी से ऐसा होता है, बहुत ही रेयर केस में जब आपको कॉम्प्लेक्स आंसर आता है। तो जब आपको दिखे कि यार अंडर रूट की मेरी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो प्लीज़ दोबारा चेक करिए आपके अपने सॉल्यूशंस को, ठीक है ना, क्योंकि इसमें नेगेटिव आना बहुत रेयर केस होता है।
ओके, तो आपको इस बात समझ में आएगी होगी शायद। अब अकॉर्डिंग टू 11th सिलेबस ये देखिए, ट्राई नॉट टू गेट अ कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब उसके बाद मान लीजिए हमें 2 सॉल्यूशन मिल भी जाते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे प्लस माइनस देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे हमारा लिखा है प्लस माइनस, जिसका मतलब है एक बार ये प्लस होगा, एक बार ये माइनस होगा, है ना। तो जब हमको 2 सॉल्यूशन मिल जाते हैं तो देखिए उसकी भी पॉसिबिलिटी ये होती है कि या तो दोनों पॉजिटिव हो, या तो दोनों नेगेटिव हो, या फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, है ना, आंसर्स में। तो देखिए फिज़िक्स के हिसाब से 11th की आपको ये बात ध्यान रखनी है हमेशा कि जब भी हमारा वेरिएबल या जो भी हम फाइंड कर रहे हैं वो अगर डिस्टेंस और टाइम है तो देखिए डिस्टेंस और टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है ना। और अगर उसके अलावा कुछ है तो हाँ प्लीज़ आप नेगेटिव लिख सकते हैं, आंसर में चूज़ कर सकते हैं दोनों में से कोई भी, बट आप प्लीज़ अगर डिस्टेंस है और टाइम है तो प्लीज़ कभी नेगेटिव मत चूज़ करिएगा, डिस्टेंस और टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होते, ठीक है ना। तो ऑलवेज चूज़ पॉजिटिव रूट्स जब भी ऐसा हो, डिस्टेंस और टाइम की बात हो, ठीक है ना। सो ये हो गया हमारा कंप्लीट। उसके बाद एक एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे दिखाया गया है कि मेरे पास टी की एक इक्वेशन है, उसको सॉल्व करने का तरीका दिखाया गया है, ये आप प्लीज़ खुद सॉल्व करिएगा, मेरा लंबा वीडियो हो रहा है बहुत, ठीक है। इसमें मेरे को ये इत्तेफाक की बात है कि मेरे को दोनों पॉजिटिव मिल गए हैं, मान लीजिए एक नेगेटिव मिल जाता तो मैं इसको नेगलेक्ट कर देता, बिकॉज टी की इक्वेशन है, टी फॉर टाइम, ठीक है ना, तो टाइम नेगेटिव कभी नहीं होता, तो इसलिए मैं इसको नेगलेक्ट कर देता, ठीक है। और ये हमारी इक्वेशन जिससे आप फैमिलियर होंगे, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो हमारी सीधी सीधी इक्वेशन है। यहाँ पे क्या दे रखा है देखिए, इसको मैंने एज अ क्वाड्रेटिक में बदल दिया है, ठीक है ना, इसको एज अ क्वाड्रेटिक मैंने सॉल्व करने की कोशिश करी है। एक सेकेंड, ये देखिए इसको क्वाड्रेटिक के तौर पे मैंने सॉल्व करने की कोशिश करी है, हाफ ए टी स्क्वायर टी माइनस एस। पर ये क्वाड्रेटिक तभी बनेगी जब बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट, इनिशियल पोजीशन कांस्टेंट, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट भी कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। बिकॉज हमको क्या चाहिए होता है, सिर्फ एक ही वेरिएबल चाहिए होता है इसमें, और कुछ वेरिएबल होगा तो प्लीज़ ये फिर एक वेरिएबल की वो बनी बचेगी, है ना, इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं बचेगी और हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, जो भी सॉल्व करेंगे गलत आएगा। सो ये हमने टी इज इक्वल्स टू माइनस यू करके हमने सॉल्व किया है पूरा, ठीक है। तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं घर पे अपने। अब आती है बात रेशनलाइजिंग की। रेशनलाइजिंग में देखिए बहुत ही इजी टॉपिक है, तो मतलब बहुत मक्खन है। इसमें क्या होता है, जब हम सॉल्व करते हैं आंसर्स को तो हमें क्या मिलता है, ऐसा कुछ मिल जाता है हमें डिनोमिनेटर में, एक अंडर रूट होता है और एक में नहीं होता। तो इसको रिड्यूस करने का ये सिंपल फंडा है, टेक द डिनोमिनेटर विद द पेन, टेक द डिनोमिनेटर, चेंज द साइन ऐसे, उसके बाद मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय दिस थिंग, जो भी हमने साइन चेंज करके मिली है। मतलब यहाँ पे भी मैं अंडर रूट 5 + 1 से मल्टीप्लाई करा दूंगा और नीचे भी ऐसा ही कराऊंगा, ठीक है। उससे मुझे क्या मिल जाएगा, नीचे अप्लाई a + b, a - b = a² - b²। मतलब यहाँ पे जब मैंने इसको मल्टीप्लाई कराया अंडर रूट 5 - 1 अंडर रूट 5 + 1 से, तो ये a + b, a - b का फॉर्मूला बन गया a² - b², जिससे मेरा अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है ना। अंडर रूट मेरा कट जाता है, यहाँ पे मेरे को 4 मिल जाएगा, और बस हमने सब कुछ न्यूमरेटर में लिया है, डिनोमिनेटर हट गया, रूट हट गया, ठीक है ना। तो उसके लिए यूज़ होता है ये रेशनलाइजिंग। अब बात आती है बाइनोमियल थ्योरम की। तो देखिए बाइनोमियल थ्योरम को जानने से पहले हमें एक चीज़ जानने लेनी ज़रूरी है, जिसे बोलते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे एक लाइन और उसके अंदर n या जो भी नंबर है, जैसे कि फैक्टोरियल ऑफ 2, फैक्टोरियल ऑफ 3, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे बार लगा के 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ओ भाई, ठीक है ना। सो हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, और इसको बोलते हैं फैक्टोरियल ऑफ n, ठीक है ना। जैसे कि n लिखा है तो हम इसको बोलते हैं फैक्टोरियल ऑफ n, और इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि जो भी चीज़ इस डिब्बे के या जो भी आधा डिब्बा है इसके अंदर लिखी है, वो चीज़ खुद से लेकर 1 माइनस होती रहेगी, -1 होती रहेगी, और मल्टीप्लाई तब तक होती रहेगी जब तक ये 1 नहीं बन जाता, ये n 1 नहीं बन जाता, ठीक है। इसका मतलब ऐसे करके समझ में आएगा आपको थोड़ा सा। देखिए फैक्टोरियल n लिखा था, n बाहर आ जाएगा, फैक्टोरियल ऑफ n - 1 बच जाएगा। अब अगर n - 1 को मेरे को फैक्टोरियल से रिमूव करवाना है तो मैं इसको n - 1 लिखूंगा और फैक्टोरियल में फिर -1 करूँगा। मतलब यहाँ पे जब मैं -1 करूँगा, देखिए यहाँ पे जब मैं -1 करूँगा तो मेरे को -2 मिलेगा। एज इट इज़ इसके साथ भी होगा, जब इसको फैक्टोरियल से हटाना है मुझे, तो मुझे n - 2 बाहर लिख दूंगा
और फिर फैक्टोरियल में क्या करूँगा, -1 करके यहाँ पे लिख दूंगा फैक्टोरियल के अंदर। ठीक है, ऐसे ही होता रहता है। इसको शायद आपको एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। जैसे अगर मैं फैक्टोरियल 4 लिखता हूँ तो फैक्टोरियल 4 को सॉल्व करने के लिए, 4 को फैक्टोरियल से रिमूव करने के लिए 4 मैं बाहर लिखूंगा और फैक्टोरियल 3 लिखूंगा, मतलब -1 करके। ठीक है, उसके बाद 4 3, अब मेरे को 3 को रिमूव करना है तो यार 3 में बाहर लिखूंगा, फैक्टोरियल 2 लिखूंगा। देन 2 को रिमूव करना है तो 2 लिखूंगा, फैक्टोरियल 1 लिखूंगा, और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 ही होती है। ठीक है ना, तो ऐसे करके क्या मतलब हुआ फैक्टोरियल 4 का, फैक्टोरियल 4 का मतलब हुआ 4 मल्टीप्लाई बाय 3 2 1, और 1 तक ही जाएगा, तब तक ही खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, ऐसे ही फैक्टोरियल 9 अगर लिखा होता तो उसका मतलब होता 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा फैक्टोरियल का मतलब। फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 1 दोनों की वैल्यू 1 होती है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, और अब यूट्यूब में ये मत सर्च करना कि वाई फैक्टोरियल 0 = 1। ठीक है, उसके लिए अलग अलग वीडियोस बना रखे हैं सबने। तो अब बाइनोमियल थ्योरम की बात कर लेते हैं। बाइनोमियल थ्योरम एक एक्सपेंशन होता है जो हमें कोई हाईएस्ट पावर या बहुत मिनिमम पावर को सॉल्व करने के लिए हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास a + b का तो फॉर्मूला है, बट a + -2 का फॉर्मूला नहीं है ना। तो इसको तो मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ 1/a² + b² + 2ab करके, पर उससे फ़र्क ज़्यादा पड़ेगा नहीं। तो उसके लिए हम जब बहुत छोटी वैल्यूज़ की पावर्स की बात करते हैं तो उसके लिए हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम है। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम का सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसे हम मान के चलते हैं कि एक वेरिएबल है हम पे और एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट हमारा 1 होगा और वेरिएबल हमारा x मान के चलते हैं। ठीक है ना, तो उसकी जब होल पावर n होती है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लिखते हैं 1 + nx n n-1 x² n n-1 n-2 x³ अपॉन यहाँ पर 2 फैक्टोरियल और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, और ऐसे ही चलता रहता है ये इनफाइनाइट या फिर n+1 तक। अब इसका क्या मतलब है कि या तो इनफाइनाइट जाएगा या तो फिर n+1 तक जाएगा। ये टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ टर्म्स कैसी होंगी। मतलब मान लेते हैं कि हमारा जो n लिखा था यहाँ पे हमने, पावर n है ना, पावर n है। सो n अगर हमारा पॉजिटिव है, मतलब 2 3 4 या कुछ भी, तो हमारी जो टर्म्स होंगी वो n+1 तक जाएंगी। टर्म्स n+1 तक जाएंगी, मतलब अगर 3 लिखा है तो हमारी ये जो टर्म्स होंगी ये टोटल टर्म्स 4 तक जाएंगी। हमारे पास टोटल 4 टर्म्स होंगी सॉल्व करने के लिए। ठीक है, बट क्वेश्चंस के हिसाब से मैंने यहाँ पे ये भी लिखा है कि सफिशिएंट टर्म्स जो होंगी वो 3 काफ़ी होती हैं। ठीक है ना, ऐसे ही अगर n हमारा नेगेटिव है, यानी कि फ्रैक्शन में भी है या फिर, है ना, या तो नेगेटिव या फिर फ्रैक्शन में है, तो हमारी टर्म्स इनफाइनाइट जाती हैं। टर्म्स तो इनफाइनाइट जाएंगी, कितना भी सॉल्व कर लो इसको ख़त्म नहीं होने वाले ये, लेकिन सफिशिएंट टर्म्स जिससे हमें अपना आंसर मिल सकता है वो हमारे लिए 3 रहेंगी। ठीक है, ये बहुत सॉल्व करने के बाद पता चला है क्वेश्चंस को, तो वो मैंने आपके लिए जनरलाइज लिख दिया है, तो प्लीज़ आप इसको ध्यान दीजिए। ठीक है, और अगर हमारा जो x था, जो हमारा वेरिएबल चलता आ रहा है इधर, है ना, वो वेरिएबल हमारा अगर फ्रैक्शन में है, 0 और 1 के बीच में फ्रैक्शन में है हमारा वेरिएबल, तो भी हमारी सफिशिएंट टर्म्स जो होती हैं वो हमारी 3 होती हैं। ठीक है, कुछ आप ये समझो ना समझो, लेकिन ये बात ज़रूर समझना कि अगर फ्रैक्शन में है हमारा x, मतलब कोई भी, मतलब जैसे कि कोई रेशियो दे रखा है हमें, 1/2 का रेशियो है, 3/5 का रेशियो है, ऐसा कोई रेशियो दे रखा है हमें, है ना, x की जगह पे, तो हमारा क्या होगा, 3 टर्म हमारे लिए सफिशिएंट होगी निकालना। ठीक है, साथ ही साथ आपके लिए अभी बहुत बड़ी बात जो 12th तक में काम आती है वो है, मान लीजिए कोई फ्रैक्शन लिखा हुआ है a/b। ठीक है, और उसी का स्क्वायर भी लिखा है बराबर में a² / b², और हमें पता है कि डिनोमिनेटर यहाँ पर न्यूमरेटर से बड़ा है, तभी फ्रैक्शन होगा यार, नहीं तो नहीं होता। ठीक है ना, नहीं तो ये एक नेचुरल नंबर होता अगर ऐसा ना होता तो। सो फॉर सिंप्लीफाइंग a/b इज़ प्रेफर्ड एंड a² / b² इज़ नेग्लिजिबली स्मॉल एंड गेट नेग्लेक्टेड। समझे बात को, मतलब हम ये समझ लेते हैं कि यार ये अगर फ्रैक्शन की वैल्यू है तो उसका स्क्वायर, फ्रैक्शन का भी स्क्वायर करेंगे तो वो बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी, बहुत ज़्यादा छोटी, इतनी छोटी हो जाएगी कि हम उसको लिखें ना लिखें उससे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इसलिए हम इस वैल्यू को कट कर देंगे और प्रेफर करेंगे इस वैल्यू को। ठीक है, ये 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहले ही चैप्टर में यूज़ हुआ है। ठीक है ना, जब हम किसी रिंग्स वाली डेरिवेशन करते हैं। सो हमें ये बात पता चली कि यार नेग्लिजिबल स्मॉल होता है तो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है,
ऐसे ही एक क्वेश्चन है, देखिए बाइनोमियल थ्योरम से मैंने सॉल्व करने की कोशिश करी है। 1001 लिखा है यहाँ पे 1001, जिसकी पावर है 1/3, फ्रैक्शनल पावर है। पर उससे पहले हम क्या करेंगे, इसको बाइनोमियल में चेंज करने की कोशिश करेंगे। 1001 + 1 लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो एक्स को हम फ्रैक्शन में बना लेते हैं, इस एक्स को हम फ्रैक्शन में बना लेते हैं, जिससे हमें सॉल्विंग में ईजी हो जाएगा, ठीक है ना। और 1 तो हमारे पास है ही 1 + x की तरह। सो हमने यहाँ पे 1000 हर किसी चीज़ में से कॉमन ले लिया है, और ये 1/3 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी इस पूरे पर भी और 1000 पर भी, ठीक है। ऐसे करके ये डिस्ट्रीब्यूट हो गई, देखिए इसकी पावर अलग और इसकी पावर 1/3 अलग। अब हम इसकी पावर 10 ये लिखा हुआ है 1000, जितने ज़ीरो उतना 10 के बाद पावर में 3 लगा दो, जितने नंबर ऑफ़ ज़ीरो उतनी पावर चढ़ा दो 10 की, ठीक है ना। तो ऐसे करके लिख दोगे आप इसको। तो यहाँ पे पावर ऊपर 1/3 भी थी, तो मतलब 10 की पावर 3 की पावर 1/3। पावर नॉलेज में क्या बताया था कि जब ऐसा होता है तो पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, ये मल्टीप्लाई होंगी, ये मल्टीप्लाई होंगी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी दोनों आपस में, और 10 की पावर 1 बचेगी, मीन्स यहाँ पर 10 बचेगा सिर्फ, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, a 1 प्लस ये क्या होगा n x 1 + nx प्लस n n-1, एंड देन अगली वाली टर्म जो होती है उसमें भी n n-1 n-2 होता, ठीक है। नीचे 2 फैक्टोरियल और अगली टर्म में क्या होता 3 फैक्टोरियल होता। यहाँ पे x² मतलब 1/, हमारा 1000 है तो उसका स्क्वायर हुआ है, अगली टर्म में इसका क्यूब भी हो सकता था। तो इस सब चीज़ों को जब हम सॉल्व करेंगे 1/3 इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद ये रिजल्ट आ जाना है। अब बस एक लास्ट एप्लीकेशन देख लेते हैं कि इसकी हमें बाइनोमियल थ्योरम की एप्लीकेशन कहाँ पे होती है। देखिए बहुत जगह पर है। सरफेस टेंशन की एक हमारी डेरिवेशन है जिसमें आपने एक ड्रॉपलेट की सरफेस टेंशन की बात करी है, तो उसमें भी हमने ऐसी नेग्लिजिबल किया है, ठीक है। सो डिग्रेविटेशन में हमने यूज़ किया था ये, तो मैं पहले उसको बताना चाहूँगा आपको, एक मिनट। तो एट अ हाइट h, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g', ओके, एट द अर्थ सरफेस ऑफ रेडियस r। मतलब ये हुआ, आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि हमारा जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हमारा इस वाला g, ये वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस मल्टीप्लाई बाय r² अपॉन r² प्लस h², r प्लस h का होल स्क्वायर होगा, है ना। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसमें हम बाइनोमियल थ्योरम लगा के इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले में चेंज कर देते हैं, और यही फॉर्मूला हर जगह एप्लीकेबल होता है, ठीक है ना। तो इसलिए बाइनोमियल थ्योरम पढ़नी ज़रूरी थी। मैं बस इसलिए आपको बता रहा था कि हर चीज़ की मैंने एप्लीकेशन बताई है, कुछ भी मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाया है, फिज़िक्स का ही पार्ट है, ऐसा समझ के पढ़िए, ठीक है। सो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो जी की बात हो रही है, ये वाला जी है, ये हमारा सरफेस पर है, कितनी ग्रेविटी होगी, एंड देन जी डैश जो है वो r प्लस एच पर है, ठीक है। और पुराना वाला कितने पर था, r पर था। तो ये दोनों को जब हमने कंपेयर किया तो हमको ये मिला, और उसके बाद इसको सॉल्व कैसे करना है। अब देखिए नीचे हमारे पास लिखा है r प्लस एच का होल स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में अगर हम होल स्क्वायर खोल दे तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला ज़्यादा, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको ऊपर ले लेते हैं, -2 कर लेते हैं पावर। मैंने बताया था दूसरा रूल कि जब डिनोमिनेटर ऊपर आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा पावर्स का, पावर का साइन चेंज हो गया। उसके बाद r हम कॉमन ले लेंगे जिससे कि हम यहाँ पे फ्रैक्शन वाली चीज़ बना सकें बाइनोमियल लगाने के लिए। हमने बनाया, h/r हमको मिला, इसमें हमने बाइनोमियल थ्योरम लगाने की कोशिश करी। कैसे लगाने की कोशिश करी, ऐसे 1 प्लस, अब देखिए पहली बात तो मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे जो r था, r हमने जब कॉमन लिया तो r की -2 पावर इसके साथ भी चली जाएगी, और ये r-2 जब मल्टीप्लाई होगा r² से तो बेस से मैं पावर ऐड होंगी, -2 + 2 कट जाएगा 0। सो r क्या हो जाएगा यहाँ पे, r की पावर 0 1 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बस इतना ही बता रहा था आपको। अब हम दोबारा बाइनोमियल लगाते हैं, 1 प्लस n क्या है -2, x क्या है h/r, n-1 x² h/2 h/r का होल स्क्वायर, उसके बाद 2 फैक्टोरियल, और थर्ड टर्म हमने निकाली नहीं क्योंकि 3 टर्म्स सफिशिएंट है जो हमने पढ़ा था, है ना। इस वजह से हमने और कोई टर्म निकाली नहीं है, और ये हमारा लास्ट है,
ये हमने थोड़ा सॉल्व किया है। सॉल्व करने के बाद हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा। अब कमाल की बात आती है, यहाँ पे जो पॉइंट्स हम हर बार मिस कर देते हैं वो आते हैं यहाँ पर, जो हमने हर जगह फिजिक्स में लगाए हैं लेकिन हमें पता नहीं है। सो यहाँ पर हमारे पास एच बाय आर था और यहाँ पे हमारे पास एच स्क्वायर बाय आर स्क्वायर था। सबको पता है कि एच अपॉन आर यार इस वक्त फ्रैक्शन में है, और एक फ्रैक्शन का जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है। ठीक है ना। एक तो ये प्रॉब्लम होती रहती है मेरे साथ ये पीडीएफ से पढ़ाने के चक्कर में। ठीक है ना। सो हमको ये समझ में आ जाता है कि यार ये फ्रैक्शन का स्क्वायर हो गया तो ये बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा इस फ्रैक्शन से, तो इसलिए हम इस फ्रैक्शन को प्रायोरिटी देंगे और इसको नेग्लेजिबल कर देंगे। ठीक है। एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज नेग्लेजिबल, और इसलिए हमने इसको माना ही नहीं है कुछ। ठीक है ना। और जो भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था उसको भी कुछ नहीं माना बिकॉज इस फ्रैक्शन में है और ये टर्म नेग्लेजिबल है। सो ये हम इसको ऐसे करके लिख देंगे। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत लंबी वीडियो बन गई है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। सो थैंक यू सो मच। ठीक है।